गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। साइंस फैक्ट या साइंस जीके की इस महा सीरीज में पुनः आपका स्वागत है। वॉल्यूम नंबर 51 गतिमान है और इस वीडियो का पहला फैक्ट या जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों? तो इसका आंसर है सतही तनाव के कारण, अर्थात पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल आकार ले लेती हैं बच्चों। क्योंकि पृष्ठ तनाव का ही अर्थ वही है कि न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करना। पृष्ठ तनाव का मतलब क्या है बच्चों? न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करना। और किसी भी दिए गए आयतन के लिए जो है गोले का वक्र पृष्ठ सबसे न्यूनतम होता है। इसलिए जो है वर्षा की बूंदें क्या हो जाती हैं? गोलाकार हो जाती हैं बच्चों। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला प्रश्न है या फैक्ट कहेंगे आप, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बीएससी में पढ़ना है बच्चों। तो ये आप पढ़ेंगे प्वासो अनुपात। ठीक है बच्चों, पॉइसंस रेशियो कहते हैं इसको। ठीक है, प्वासो अनुपात कहते हैं किसके अनुपात को? पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का जो रेशियो होता है उसको प्वासो अनुपात कहते हैं बच्चों। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट या अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपको क्वेश्चन भी हमने बनाने शुरू कर दिए हैं बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन या अगला फैक्ट, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? ये सबको आ जाता है बच्चों। वायु में जो ध्वनि का वेग है वो होता 332 मीटर प्रति सेकेंड। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ये दे रखा है विकल्प आपको। पहला वायु में दे रखा है, दूसरा निर्वात में दे रखा है, जल में दे रखा है और इस्पात में दे रखा है। तो प्यारे बच्चों ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है बच्चों। गैस, द्रव और ठोस में सबसे ज्यादा चाल ध्वनि की ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है और सबसे कम चाल ध्वनि की कहाँ होती है? गैस में होती है बच्चों। तो यहाँ पर जो है वायु दे रखा है, निर्वात दे रखा है, जल दे रखा है और इस्पात दे रखा है। तो निस्संदेह जो है इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे होगी। प्यारे बच्चों या जितने भी जो है हमारे पाठक हैं, जितने भी हमारे वीडियो देखने वाले, जितने भी संभ्रांत व्यक्ति हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मैं प्राय जो है ये मान के चल रहा हूँ चैनल पे कि जितने भी जो है हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं वे हमारे सब जो हैं छात्र ही हुए और इसलिए जो है प्राय हमारा संबोधन छात्र ही होता है। तो जो हमारे वीडियो देखने वाले जितने भी महान भाव हैं, यदि जो हैं वो बड़े भी हैं तो मैं सॉरी चाहता हूँ। मेरा जो है जो संबोधन है उसको मैं बदल नहीं सकता हूँ और मैं सॉरी चाहता हूँ कि मैं अपना संबोधन छात्र ही करूँगा बच्चों। तो ये प्यारे बच्चों जो मेरा जो कहने का तरीका है, तो यदि बड़े महान भाव भी जिसको देख रहे हैं तो हम क्षमा के प्रार्थी हैं। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट है, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की चाल पे दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान दीजिए बच्चों, ध्वनि की चाल पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंसर भी यही कहता है, ध्वनि की चाल पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला फैक्ट आपके सामने है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, क्या होती है? तो प्यारे बच्चों जो श्रव्य तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे बच्चों 3 प्रकार की होती हैं, श्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे और अपश्रव्य तरंगे। तो इसमें से जो श्रव्य तरंग होती है, जो आवृत्ति हमारे कान सुन सकता है जिस आवृत्ति को, वो होती है बच्चों 20 हर्ट्ज से। ये देखिए बच्चों, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। श्रव्य ध्वनि की जो श्रव्य ध्वनि तरंग की जो प्रास है वो 20 हर्ट्ज से कितना है बच्चों? 20,000 हर्ट्ज के बीच है। और अगला प्रश्न आपके सामने आ ही गया है बच्चों, प्राश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति क्या होती है? तो बच्चों ये 20,000 से
हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होती है उन ध्वनियों को प्राश्रव्य तरंगें कहते हैं। और नीचे जो है आपके स्क्रीन पे आ ही गया है बच्चों, अपश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति क्या होती है, तो ये 20 हर्ट्ज से क्या होती है बच्चों, कम होती है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 और जो प्राश्रव्य है वो वहां से ऊपर शुरू होती है अर्थात 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और जो अपश्रव्य है वो इस 20 हर्ट्ज से कम और प्राश्रव्य इस 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला फैक्ट या अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, प्रायो आपको पूछा जाता है, क्या कह रहे हैं बच्चों, श्यानता की इकाई क्या है या श्यानता गुणांक की इकाई क्या है, तो यह है बच्चों पॉइज। ठीक है बच्चों, ये लिखा है मैंने। अगला फैक्ट है बच्चों, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे, तो बच्चों आर्किमिडीज ने सर्वप्रथम उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था बच्चों। तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, तो वो है आर्किमिडीज। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश के थे, तो प्यारे बच्चों ये जो थे ग्रीस के थे। जो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज थे वो ग्रीस के रहने वाले थे। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर, ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है, तो ध्वनि तरंगें बच्चों अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। जो ध्वनि तरंग होती है वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है बच्चों, हाँ। और लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर, डेसिबल DECIBEL डेसिबल किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंपटीशन में पूछा जाएगा। डेसिबल किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो प्यारे बच्चों ये है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक। और अगला फैक्ट या अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि ई को उत्पन्न करती हैं, तो ध्वनि का एक महत्वपूर्ण गुण है बच्चों परावर्तन, तो उसी कारण जो है आपको इको साउंड आती है और अर्थात प्रतिध्वनि आपको सुनाई देती है। तो आंसर आ गया बच्चों, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, परावर्तन के कारण उत्पन्न करती है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर, क्या कह रहा है, सोनार SONAR सोनार अधिकांश तो कहाँ प्रयोग होता है, सोनार कहाँ प्रयोग होता है, तो प्यारे बच्चों ये होता है नौ संचालकों द्वारा। जो 9 संचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर बने ही हुए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली उपयोगी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।